हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिनवू हैरान हो चुका था ये सुनकर कि हाइन अगले 3 महीनों में मरने वाली है। फिर युनवू हाइन से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगता है। हाइन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर युनवू उससे माफ़ी क्यों मांग रहा है, क्योंकि इससे पहले युनवू ने इस तरह से उससे बात नहीं की और उससे कभी माफ़ी नहीं मांगी। हाइन को इसमें कुछ चालाकी नज़र आ रही थी। इसके बाद युनवू वो हाइन को गले लगा देता है। गले लगाते ही हाइन एकदम शॉक हो जाती है और यहाँ पर हमें दिखता है कि युनवू सिर्फ हाइन से दुखी होने का नाटक कर रहा था और असल में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि असल में युनवू और दुखी नहीं बल्कि और खुश हो गया होगा। फिर युनवू हाइन से कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर हाइन युनवू से कहती है कि चलो एक साथ मर जाते हैं। युनवू ये सुनकर और डर जाता है। युनवू कहता है ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस हैरान हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। फिर वो कहती है इसलिए हमें एक साथ मरना चाहिए। फिर वो पुराने ज़माने की बातें करने लगती है कि पुराने ज़माने में राजाओं के मरने पर उनकी बीवियों को भी राजा के साथ दफना दिया जाता था। फिर वो आगे कहती है कि अगर तुम भी मेरे साथ कब्र में शामिल हो जाओगे तो ऊपर जाकर भी हम दोनों साथ में रहेंगे। युनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वो कहती है अगर तुम नहीं कर सकते तो ड्रामा मत करो, क्योंकि उसे पता चल गया था कि युनवू सिर्फ नाटक कर रहा है। युनवू हाइन का हाथ पकड़ता है और उससे सच में पूछने लगता है कि डॉक्टर ने तुम्हारी बीमारी के बारे में क्या कहा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। युनवू के हाथ में जो डिवोर्स एग्रीमेंट का कागज था, युनवू उसे बेड के नीचे छुपा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल जब हाइन अपने ऑफिस में मौजूद थी तो तब उसे डॉक्टर का फ़ोन आया था। डॉक्टर ने उससे ये खबर दी कि टेस्ट रिजल्ट आ चुके हैं। फिर हाइन अपने डॉक्टर से मिलने के लिए जैसे ही जा रही थी तभी उसे अपने ऑफिस में युनवू सामने दिखाई दिया था। तब हाइन ने युनवू से साथ में चलने के लिए कहा था। उस वक्त युनवू ने साथ में जाने से साफ साफ मना कर दिया था। उस वक्त युनवू हाइन से अजीब तरीके से बातें कर रहा था। हाइन ये सुनकर बहुत शौक हो गई थी। हाइन को यकीन नहीं हुआ था कि युनवू उससे ऐसे बात कर सकता है। फिर हाइन जब हॉस्पिटल में जा रही थी तब उसने अपनी घड़ी में देखा था। उसे अपनी घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से चलती हुई नजर आ रही थी और उसे अपने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो बर्फ की पहाड़ में मौजूद है। यहाँ पर हाइन को इल्यूजनेशन हो रहा था। इसके बाद हाइन डॉक्टर के सामने खुद को बैठी हुई पाती है। हाइन डॉक्टर को बताती है कि वो कुछ समय पहले हॉस्पिटल के नीचे खड़ी थी और अपनी घड़ी को देख रही थी, लेकिन अभी मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। वो आगे कहती है कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कब यहाँ आ गई। हाइन फिर अपने केसेस बताने लगती है कि जब वो एक दिन मीटिंग में मौजूद थी तब वो मीटिंग में अपनी डायरी पर कुछ लिख रही थी। फिर उसने जब सामने देखा तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, यानी कि टाइम गुजर चुका था और हाइन को टाइम का पता नहीं चला। वो आगे डॉक्टर को बताती है कि कभी कभी मैं लिखते हुए इतना खुश जाती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता और जो भी पल बीत जाता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और वो आगे कहती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इम्पोर्टेंट मीटिंग भी वो भूल जाती है। फिर हाइन जब मीटिंग हॉल में उस आदमी से मिलने के लिए गई थी तब उसने देखा कि वहाँ वो आदमी मौजूद नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और वो आदमी चला गया था। यहाँ पर हाइन को पता लग गया था कि वो बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही है, इसलिए उसने डॉक्टर के पास जाना जरूरी समझा। फिर डॉक्टर ने हाइन को बताया था उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जो कि उसके दिमाग के बीच में मौजूद था। डॉक्टर ने हाइन को बताया था कि ऐसा ब्रेन ट्यूमर आज तक किसी के साथ नहीं देखा गया, ये पहला केस है जो तुम्हारे साथ हो रहा है। हाइन डॉक्टर से फ़ौरन सर्जरी करने के लिए कहती है। डॉक्टर हाइन को बताता है कि इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। हाइन डॉक्टर को बहुत से पैसे देने का वादा करती है, लेकिन डॉक्टर हाइन को बताता है कि तुम किसी भी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें इसका इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इस बीमारी का दुनिया में कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। हाइन ये सुनकर डर जाती है। डॉक्टर हाइन को बताता है कि इस बीमारी में धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगती है और याददाश्त कमज़ोर पड़ने लगती है। डॉक्टर आगे कहता है कि वो कुछ दवाइयाँ लिख लेगा जिससे याददाश्त कमज़ोर ना हो। वहीं प्रेजेंट में युनवू ये सुनकर शौक हो जाता है। हाइन युनवू से कहती है कि मैंने हमेशा खुद को जंक फूड से अवॉइड किया है और हमेशा हेल्थी डाइट रही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर युनवू हाइन से कहता है कि मैं कल तुम्हारे साथ खुद जाऊंगा और डॉक्टर के सामने इस बीमारी को कंफर्म करूंगा, शायद कहीं डॉक्टर से गलती ना हो गई हो। फिर हाइन भी तैयार हो जाती कल चलने के लिए। फिर अगले दिन सुबह युनवू बिस्तर से उठता है और आज सुबह युनवू बहुत खुश था। वो खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस कर रहा था। इसके बाद युनवू हाइन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। वो देखता है कि हाइन बिस्तर पर लेटी हुई है। वो हाइन का हाथ देखता है कि वो बेड पर झूल रहा है। युनवू को शक होने लगता है कि कहीं हाइन गुजर तो नहीं गई। युनवू हाइन को टच नहीं करता, सिर्फ उसके बेड को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे हाइन पर कुछ असर नहीं पड़ता।
फिर वो हाइन के उस कपड़े को पकड़ता है जहाँ उसका हाथ मौजूद था। वो उसे एकदम छोड़ देता है। हाइन का हाथ एकदम नीचे गिर जाता है। इनवू को पूरा शक हो जाता है कि हाइन शायद गुजर चुकी है और इनवू ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद इनवू अपने हाथ को हाइन के नाक के पास ले आता है। उसकी सांसें महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ हलचल महसूस नहीं होती। इसके बाद इनवू अपने कान को हाइन के चेहरे के नज़दीक ले आता है। तभी वो देखता है कि हाइन की आंखें खुल गई थी। फिर हाइन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी इनवू हाइन को किस कर देता है। हाइन भी ये देखकर हैरान हो जाती है। किस करने के बाद इनवू कहता है मॉर्निंग किस। फिर हाइन खड़ी उठ जाती है और इनवू दूर हट जाता है और फिर हाइन नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद इनवू और हाइन कार में ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। हाइन इनवू से कहती है कि उस बीमारी को सीक्रेट ही रखना जो बीमारी मैंने तुम्हें बताई है। अगर कहीं से मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चलता है तो मैं तुम पर शक करूँगी। इनवू हाइन से वादा करता है कि वो इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर वो कहता है कि फैमिली में किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा। हाइन फैमिली में किसी को बताने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो जल्द ही 1 ट्रिलियन क्लब का हिस्सा बनने वाली है और दादाजी ने स्टोर की जिम्मेदारी देते वक्त उससे ये कहा था कि मैं तुम्हारे पिता से ज़्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ। हाइन नहीं चाहती है कि उसकी मेहनत पर पानी फिर जाए जितना भी उसने अब तक मेहनत किया है, इसलिए वो इस राज को राजी रखना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन का भाई सिचोल वो अपने दादा से मिलने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसके दादा ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। सिचोल की बीवी उसके साथ आई थी। सिचोल अपनी बीवी को बताता है कि वो न्यूयॉर्क कॉफ़ी ब्रांड को लॉन्च करने वाला था, लेकिन वो डील उसके हाथ से निकल गई थी। वो आगे अपनी बीवी को बताता है कि उसके दादा ने उसे धोखे में रखा और वो डील किसी और को थमा दी। उसकी बीवी उसे दिलासा देती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो कहती है कि जाओ अपने दादा से मिलो। इसके बाद सिचोल जब अपने दादा से मिलता है तो उसके दादा उस पर और भड़क जाते हैं। वो अपने दादा को बताते हैं कि उसके हाथ से डील निकल गई। उसके दादा उससे पूछते हैं कि कौन सी डील निकल गई। वो बताता है कि न्यूयॉर्क कॉफ़ी की ऑर्गेनिक डील जिसे वो लॉन्च करने वाला था। फिर उसके दादा उस पर और गुस्सा हो जाते हैं। उसके दादा उसे बताते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने इस साल 8 बिलियन वॉन टैक्स ज़्यादा भरा है। सिचोल यह सुनकर हैरान हो जाता है। उसके दादा उससे कहते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट को अभी अभी पता चला है और वो केस फाइल करने वाले हैं। सिचोल और हैरान हो जाता है। उसके दादा आगे उसे बताते हैं कि अगर यूनवू ना होता तो 8 बिलियन वॉन का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर उसके दादा उसे फाइनेंस डायरेक्टर को निकालने के लिए कहते हैं जो कि उसकी बीवी का भाई था। उसके दादा आगे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम ऑर्गेनिक डील को चुटकियों में ला दोगे। और उसके दादा उस पर और जोर जोर से भड़कने लगते हैं और उसे ताने देने लगते हैं। इसके साथ साथ वो हाइन की तारीफ करने लगते हैं जो कि सिचोल की बहन थी, क्योंकि हाइन अपने बिजनेस को बहुत अच्छा से चला रही थी। उसके दादा उसे और ज़्यादा डांटने लगते हैं। उनकी डांट की वजह से सिचोल और घबरा जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। ज़मीन पर गिरने पर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद दिखता है कि सिचोल अपने बेड पर लेटा हुआ होता है और ग्लूकोज की बोतल उस पर चढ़ा रखी होती है। उसके बाद सिचोल की मम्मी उससे मिलने के लिए उसके बेडरूम में आती है। सिचोल की वाइफ उसकी माँ को सारी घटना के बारे में बताती है। सिचोल अपनी माँ को बताता है कि ये सब यूनवू की गलती की वजह से हुआ है। वो कहता है कि उसकी वजह से ही मुझे डांट पड़ी है। वो आगे कहता है कि 8 बिलियन वॉन के लिए दादाजी ने मुझे बहुत डांटा। उसकी माँ को यकीन नहीं होता कि सिर्फ 8 बिलियन वॉन पर सिचोल को इतनी डांट पड़ी। इसके बाद सिचोल की माँ यूनवू से मिलने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन और यूनवू वो डॉक्टर के पास जा रखे होते हैं। वो ये कंफर्म करने के लिए जा रखे थे कि ये बीमारी असल में हाइन को है या नहीं। डॉक्टर उन्हें साफ साफ बता देता है कि ये बीमारी हाइन को है और जब इसका टेस्ट कराया गया तो इस बीमारी का पता चला। इसके बाद यूनवू डॉक्टर से पूछता है कि हाइन के पास क्या सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता। यूनवू डॉक्टर से सवाल करने लगता है कि आप एग्जैक्ट क्यों नहीं बता सकते, आपको तो 30 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है। यूनवू साफ साफ बताने के लिए कहता है कि आखिर हाइन के पास कितना समय बचा हुआ है। हाइन यूनवू को वहाँ से जल्दी चलने के लिए कहती है। फिर यूनवू हाइन का हाथ पकड़ता है और वो हाइन से कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ। हाइन उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और वो खुद वहाँ से निकल जाती है। हाइन के जाने के बाद यूनवू डॉक्टर से अच्छे से बात करता है। वो डॉक्टर से कहता है कि ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज़ मुझे आप बताएं कि हाइन के पास आखिर कितना समय बचा हुआ है। वहीं हॉस्पिटल से हाइन जब जा रही होती है तभी एक मरीज को चेयर पर बैठी हुई देखती है। हाइन खुद से कहने लगती है कि मैं इस तरह से नहीं जीऊँगी क्योंकि मैं लाखों में से एक हूँ। इसके बाद हाइन जब ऑफिस में जाती है तो वो अपनी माँ को ऑफिस में देखती है। हाइन अपनी माँ से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रही है। फिर उसकी माँ उससे पूछती है कि यूनवू अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। फिर हाइन उनसे कहती है कि आप उनसे क्यों मिलना चाह रही हैं। फिर उसकी माँ कहती है
कि स्यूचोल ने अगर ज़्यादा ही टैक्स भरा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। क्या युनवू इसे संभाल नहीं सकता था? उसे दादाजी को बताने की क्या जरूरत थी? हाइन कहती है दादाजी को तो पता चल गया होगा, युनवू उन्हें क्यों बताएगा। उसकी माँ हाइन पर ही शक करने लगती है। वो कहती है कि तुमने ही उन्हें बताया होगा। हाइन कहती है मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही हूँ। उसकी माँ फिर रोते हुए उसके भाई के बारे में बताने लगती है कि उससे पैनिक अटैक आया था। हाइन मुस्कुराने लगती है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ से कहती है कि आप तो उसकी कंडीशन देख कर डर गए होंगे, लेकिन जब मैंने आपको अपनी कंडीशन बताई तो आपने कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी माँ उससे कहती है मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन को संभाल लेती हो, तो इस कंडीशन को भी संभाल लोगी। फिर हाइन भी उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती। फिर हाइन अपनी माँ को वार्निंग देती है। वो कहती है कि हमें तंग करना बंद करें, वरना मैं मरते दम तक आपके बेटे का पीछा नहीं छोड़ूंगी। उसकी माँ कहती है जो करना है कर लो। ये कहकर फिर वो वहाँ से चली आती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि युनवू अपने दोस्त से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया होता है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। दरअसल उसके दोस्त ने ही उसे वहाँ रेस्टोरेंट में बुलाया था ताकि उनके सीक्रेट का किसी को पता न चल सके। उसका दोस्त उससे उसके और उसकी वाइफ के डिवोर्स के बारे में बात करने लगता है, क्योंकि वो उन दोनों का डिवोर्स कराना चाहता था। क्योंकि कुछ दिनों पहले युनवू उसके सामने बहुत रोया था और युनवू ने उसे अपनी परेशानी के बारे में उसके बताया था। युनवू उससे डिवोर्स लेने के लिए मना करता है। उसका दोस्त ये सुनकर हैरान हो जाता है। फिर उसका दोस्त इस चीज़ की वजह पूछता है। युनवू कहता है मैंने बहुत सोचा और समझा, तब जाके मैंने फैसला किया कि मैं डिवोर्स नहीं लूँगा। मैं इस कंडीशन को आसानी से संभाल सकता हूँ और अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। उसके दोस्त को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसका दोस्त उससे इस चीज़ की वजह पूछता है। युनवू से बताता है कि वो इस बात को यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, इसलिए युनवू वहाँ रखे एक टिश्यू पेपर पर उस जगह का नाम लिखता है जहाँ वो अपने दोस्त को आने के लिए कहता है अगले 1 घंटे में। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।